3 साल तक सेंसर बोर्ड, अदालत और विवाद, फिर अचानक 3 जुलाई 2026 को एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती है। लेकिन उस फिल्म का नाम वो नहीं होता जिसका इंतजार लोग कई सालों से कर रहे थे। पंजाब 95 अब सतलुज बन चुकी थी। बात सिर्फ नाम बदलने की नहीं थी, क्योंकि रिलीज के महज 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई 2026 को यह फिल्म भारत में ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में, क्या वजह थी कि सेंसर बोर्ड ने इसमें 127 बदलाव सुझाए? फिल्म का नाम बदलने की बात हुई, पंजाब पुलिस और कई जिलों के नाम हटाने की बात हुई, खालड़ा सरनेम तक बदलने की मांग की गई, तिरंगे से जुड़े कुछ दृश्य और गुरबाणी की आवाज हटाने पर भी आपत्ति जताई गई। मेकर्स ने इन सभी निर्देशों को अदालत में चुनौती दी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फिल्म बिना किसी कट के रिलीज तो हुई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने यह आशंका जताई कि फिल्म के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्व अपने प्रचार के लिए कर सकते हैं। इसके बाद फिल्म को भारत में ZEE5 प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर फिल्म के जो लीड एक्टर हैं दिलजीत दोसांझ, उन्होंने कहा कि फिल्म के साथ भी वही हुआ जो असल जिंदगी में जसवंत सिंह खालड़ा के साथ हुआ था। लेकिन सवाल वही है, आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ और हजारों अज्ञात शवों की गुप्त अंतिम संस्कार का मामला उजागर किया था, और फिर 1995 में वो खुद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ये मामला देश के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में शामिल हुआ। तो क्या है जसवंत सिंह खालड़ा की पूरी कहानी? इस पर हमने तारीख का एक एपिसोड किया है, तो देखिए जसवंत सिंह खालड़ा और ZEE5 से हटाई गई फिल्म सतलुज की असली कहानी। एक फिल्म आ रही है, नाम है पंजाब 95। दिलजीत दोसांझ ने इसमें जो किरदार निभाया है वो उस इंसान की कहानी कहती है जिसने हज़ारों लावारिश लाशों की शिनाख्त करने, इनका ये हाल क्यों हुआ ये पता लगाने का प्रयास करा, इन लाशों को आवाज़ देने का प्रयास करा। लेकिन आज ये फिल्माई कहानी खुद अपनी रिलीज़ के लिए अदालतों की दहलीज पर खड़ी है। CBFC यानी सेंसर बोर्ड किसी भी सिनेमा के लिए प्रमाणन बोर्ड है, यानी फिल्म यहीं से पास होती है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर 100 से ज़्यादा जगह पर कैंची चलाने का आदेश दिया है, यानी कट्स लगाने के लिए कहा है। क्या वाकई फिल्म आपत्तिजनक है और इसलिए सेंसर बोर्ड इतिहास की एक एक सच्चाई को चीर कर सिल देना चाहता है? क्या वाकई सेंसर बोर्ड कुछ ऐसा है जिसे छिपाना चाहता है? ये सवाल लगातार इस आदेश के बाद, यानी कट्स लगाने के आदेश के बाद उठ रहे हैं। इनके पीछे की सच्चाई क्या है, यह आज जानने का प्रयास करेंगे। विरोध दिन ब दिन तेज क्यों हो रहा है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब 95 पर रोक लगा दो। उनके क्या तर्क हैं? जो इस रोक के खिलाफ हैं वो क्या कह रहे हैं? ये सारी बातों का जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते और स्वागत, अभिषेक नाम है मेरा, और आज तारीख में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने सरकारी फाइलों में दबी हज़ारों लावारिस लाशों को नाम देने की जिद की और खुद एक अनजान लाश बन गया। आज जब दिलजीत की पंजाब 95 पर कैंची चलाने का फरमान जारी हुआ है तो हमें उस कहानी को फिर से खोलने का एक सिरा मिला। तो आज तारीख में कहानी जसवंत सिंह खालड़ा की। Brought to you by Sharda University, Higher and New India Assurance। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, फिर खालिस्तान आंदोलन और फिर पुलिस राज। पूरे एक दशक से पंजाब खून और डर के साए में उस समय जी रहा था। 1992 में बेअंत सिंह वहां पर मुख्यमंत्री बने। इसी वक्त पंजाब पुलिस की कमान DGP कंवरपाल सिंह गिल के हाथ में थी। गोली के बदले गोली की नीति से काम लिया जा रहा था। अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस। पुलिस को खुली छूट मिली हुई थी, लेकिन इसी बीच पंजाब में अलग अलग जगहों से हजारों नौजवान रातों रात गायब होने लगे। उदाहरण के लिए अमृतसर की बात ले लीजिए। रिटायर्ड फौजी बलदेव सिंह छोटे बेटे प्रगत सिंह को खोज रहे थे कुछ दिन से। प्रगत 25 साल का नौजवान दूध की डेयरी चलाता था। बहन मंजीत कौर देश की स्टार वेट लिफ्टर थी, जिन्होंने बीजिंग एशियाई खेलों तक भारत का झंडा फहराया था। लेकिन एक दिन पुलिस ने प्रगत को उठा लिया, पहले संदिग्ध हिरासत, उसके बाद कथित तौर पर 3rd डिग्री टॉर्चर। भागा, लेकिन 19 सितंबर 1990 को अमृतसर के संधू टॉकीज से फिर से पकड़ लिया गया। 5 नवंबर 1992 एक अखबार की रिपोर्ट आई, प्रगत सिंह मुठभेड़ में मारा गया, ऐसा छपा। बलदेव सिंह दौड़े अस्पताल, फिर पोस्टमार्टम हाउस और फिर शमशान। बेटा तो जा चुका था, उसका नाम भी किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला।
ऐसी एक नहीं हजारों कहानियां थी और इन कहानियों को एक सूत्र में पिरोया जसवंत सिंह खालरा ने, जिनकी आज बात हम तारीख में करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ गलती या एक दो केस नहीं थे, ये एक पूरे सिस्टम की चुप्पी थी जिसमें इंसानों को गिनती से मिटा दिया गया। गायब लोगों में से कुछ के माता पिता कोर्ट के चक्कर काटते रहे, कुछ के घरों में एक फोटो और एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ उम्मीद तलाशते रहे। जनवरी 1995 आया। जसवंत सिंह खालरा पंजाब के शिरोमणि अकाली दल की मानवाधिकार इकाई के उस समय महासचिव थे। वो लगातार गायब हो रहे लोगों और बरामद हो रहे शवों की तहकीकात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इन दोनों घटनाओं में कोई बीच की कड़ी तो शामिल नहीं है। एक चैलेंज सीगा सानू, एक चैलेंज सी उस हकीकत नू ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। उन्होंने 3 जिलों के शमशानों अमृतसर, पट्टी और तरन तारण के रजिस्टर पलटे, जिसमें लिखा था दुर्गियाना मंदिर घाट 300 से ज़्यादा अनजान लाशें, पट्टी 1991 से 94 के बीच में 538 ऐसी लाशें, तरन तारण करीब 700 और अकेले अमृतसर ज़िले में 2000 के आसपास ऐसे लावारिस शव। ये शव अनआइडेंटिफाइड लिखकर जला दिए गए थे। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई परिवार इनका नहीं बताया गया, लेकिन कई शवों के पास नाम, पता और पहचान के सुराग थे, फिर भी अनजान लिख दिया गया। इंडिया टुडे में 29 जून 2013 को छपी खबर में भी यही आंकड़े मिलते हैं। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. 16 जनवरी 1995 को चंडीगढ़ में खालरा ने प्रेस के जरिए अपनी जानकारियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एनकाउंटर नहीं बल्कि एक राज्य प्रायोजित हत्याएं थी। कहा कि पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर 25 में 25.38 अंतिम संस्कार के लिए नियम और कार्रवाई निर्धारित करता है। इसके हिसाब से किसी शव का अंतिम संस्कार तभी किया जा सकता है जब उसकी पहचान हो, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही पहचान मिटा रहा है, ऐसा दावा खालरा ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज भी अपने दावे को पुख्ता करते हुए रखे गए, गवाहों की बात भी की गई और यही वो दिन था जब सिस्टम को पहली बार झटका लगा। 2 दिन बाद डीजीपी KP.S. गिल ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस चीफ ने बताया कि हज़ारों सिख युवा जाली दस्तावेजों और नाम का इस्तेमाल करके विदेश चले गए। उन्हीं की गुमशुदगी को खालरा पुलिस पर थोप रहे हैं। 19 जनवरी को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। खालरा ने पुलिस चीफ को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज दिया और अपने दावे को फिर से दोहराया, सही ठहराया। जुलाई आते आते मामला और बढ़ चुका था। खालरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोकल मीडिया खुल के छाप रही थी। पंजाब के दैनिक अखबार पूरे पेज भर भर के खबरें दे रहे थे। अगस्त के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी खालरा से पूछताछ करने आए। पुलिस, एजेंसी और विधायक यानी हर तरफ से खालरा पर उस समय दबाव बन रहा था। तभी 31 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बम धमाके में मौत हो गई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के एक अलगाववादी गुट ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। हरचरण बरार को कांग्रेस के विधायकों ने पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना। 6 सितंबर 1995 आया। सुबह का वक्त था। खालरा अपने घर के बाहर कार धो रहे थे, तभी एक वाइट गाड़ी आई। कुछ पुलिस वाले इसमें बैठे थे। DSP अशोक कुमार, SHO सुरेंद्र पाल सिंह और हेड कांस्टेबल पृथ्वी पाल गाड़ी से उतरते हैं। हथियार थे सबके हाथ में, वर्दी थी पर वारंट नहीं था। जबरदस्ती खालरा को उठाया गया। गवाह बने पड़ोसी और पत्रकार राजीव सिंह रंधावा। पुलिस ने क्या कहा कि हमें नहीं पता, शायद गैंगवार का शिकार हो गए, पर कईयों का मानना था ये कोई गैंग नहीं पुलिस ही थी। ऐसा कई लोगों के अपने अपने दावे थे, संभावनाएं जताई गई। नवंबर में केस ऊपरी अदालत में पहुंचा। CBI को जांच का आदेश मिला। 22 जुलाई 1996 CBI ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया सिर्फ तरन तारण जिले में 984 अनजान शवों का गुप्त दाह हुआ है। कुल मिलाकर करीब 2098 शवों के बारे में दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन CBI ने सिर्फ 3 मामलों में प्रोसीडिंग्स की सिफारिश की। बाकी को या तो संदेह के दायरे में रखा गया या फिर साक्ष्य की कमी के चलते नकार दिया गया। कुलदीप सिंह, एक पुलिसकर्मी, वो सामने आए। कहा अक्टूबर 1995 की एक रात खालरा को कंग थाने में बेरहमी से पीटा गया, फिर मारकर शव के टुकड़े किए गए और हरिके नहर में फेंक दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों पर आरोप लगे कि उन्होंने गवाहों को धमकाया, पत्रकारों को डराया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एक, नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसने इसी बाबत अ मॉकरी ऑफ जस्टिस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस केस का पुलिस से हटकर एक और पक्ष है। ये पक्ष कैसे पेश किया गया? मार्च 2002 में ऑस्ट्रेलियन चैनल SBS को दिए इंटरव्यू में खालरा की पत्नी परमजीत कौर ने कहा था,
कोर्ट में हमें लड़ना पड़ता है, बहुत उत्पीड़न होता है, 7 साल बीत चुके हैं, हमने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया, शायद ये सब मेरे रहते ख़त्म नहीं होगा। खालरा के पिता करतार सिंह इस बारे में बोले कि ब्रिटिश राज में भी इतनी बर्बरता नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कहा, अपहरण और गुमशुदगी मानवता के खिलाफ अपराध हैं। खालरा का केस आज भी मानवाधिकार संगठनों, कॉलेजों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बताया जाता है। उनकी पत्नी परमजीत कौर आज भी न्याय की मशाल लिए खड़ी हैं, माने न्याय की मांग उनकी आज भी जारी है। राम नारायण कुमार की एक किताब है, किताब का नाम है रिड्यूस्ड टू एशेस। इसके अनुसार जसवंत सिंह खालरा भले ही अमृतसर से थे, लेकिन उनका 80 के दशक के अलगाववाद से कोई सीधा संबंध नहीं था, ऐसा किताब कहती है। खालरा की राय थी कि सिख जनसमूह भावनात्मक रूप से जल्दी भड़क जाते हैं और कई बार बिना पर्याप्त तैयारी और शक्ति का आकलन किए बड़े संघर्षों में कूद जाते हैं। खालरा का मानना था कि मौजूदा व्यवस्था के भीतर ठोस सुधारों को हिंसा के रास्ते से हासिल नहीं किया जा सकता। वे अहिंसक और संस्थागत प्रयासों के पक्षधर थे। ये सारी बातें किताबों में दर्ज हैं। तो ये वो अलग अलग दावे हैं जो जसवंत सिंह खालरा की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में अलग अलग वर्गों से सामने आते रहे हैं। जो लोग खालरा की इन्वेस्टिगेशन या उनकी नीयत का पक्ष धरते हैं, उनका कहना है कि जसवंत सिंह खालरा कोई लड़ाई लड़ने नहीं उठे थे, कोई बंदूक भी नहीं उठा रहे थे, यानी कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ दस्तावेज उठा रहे थे और सिस्टम से ये मांग कर रहे थे कि जो लाशें जिनको सिर्फ आंकड़े मान लिया गया है उनकी पर्याप्त तहकीकात हो, क्योंकि वो भी किसी के घर के सदस्य थे, इसी देश का हिस्सा थे। कथित तौर पर उन्हें धमकाया गया, मार दिया गया, पर उनकी आवाज़ अभी भी गूंजती है। इसीलिए उन पर हम देख रहे हैं कि एक फ़िल्म भी इन दिनों रिलीज़ हो रही है। आज जब कोई पुलिस एनकाउंटर होता है या कोई मृतक बिना शिनाख्त दर्ज होता है तो खालरा की कहानी फिर से गूंजती है। हर देश में ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास की गर्द में छिपे पन्नों को पलटते हैं। जसवंत सिंह खालरा वही इंसान थे। उन्होंने नारा नहीं दिया, सवाल उठाया, क्रांति नहीं चलाई, पर एक सच्चाई खोलने का प्रयास करा। एक सवाल छोड़ गए कि जब सिस्टम ही गुनहगार हो तो इंसाफ किस दरवाजे पर मिलेगा, या जब सिस्टम पर ही आरोप हो तो इंसाफ के लिए कहाँ जाया जाए। ये कहानी उन हज़ारों अनजान लाशों की तरफ से है जिनकी चीखें किसी रजिस्टर में दबा दी गई थीं, उन गवाहों की तरफ से जिन्होंने डर के बावजूद सच कहा। ये तारीख एक आदमी की नहीं, पूरे सिस्टम के लिए एक आईना है। जसवंत सिंह खालरा, जिन पर यह फिल्म भी बन रही है जिसमें दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में है, और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके भी अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हमने जो उपलब्ध जानकारियां हैं वो आपके सामने रखी। आपने इस पर क्या पढ़ा है, आपकी इस बारे में क्या राय है, और खालरा के बारे में, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, पंजाब के उस समय के हालात के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से इस पर और जानकारियां भी आपसे साझा करते रहेंगे। तारीख का आज का अंक लिखा है हमारी साथी शिवानी ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।